नमस्कार और इस ज्ञानवर्धक चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान की एक तरह से बुनियाद में, उस हिस्से में जो बताता है कि भारत असल में है क्या। हाँ, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बिल्कुल, हम जानेंगे कि हमारा संविधान देश को कैसे परिभाषित करता है और ये जो राज्यों की सीमाएं हैं उनका बनना बिगड़ना ये सब कैसे तय होता है। जी, और इसके लिए हमारे पास जो संवैधानिक प्रावधान हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और अदालती व्याख्याएं भी हैं। बिल्कुल, उन्हीं के आधार पर हम आज बात करेंगे। हाँ, तो हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से निकालकर आप तक पहुंचाना भारत की संवैधानिक पहचान क्या है, राज्य कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं, और वो जो 1956 का राज्य पुनर्गठन था, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस जैसे ऐतिहासिक मोड़ों की अहमियत। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, संविधान का अनुच्छेद 1 ये भारत को क्या कहता है? हमारे स्रोत बताते हैं इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। हाँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन बहुत अहम है। बिल्कुल दिलचस्प है कि दोनों नाम इंडिया और भारत यहीं से आते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ नाम ही नहीं, ये राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली बात भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हाँ, और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल मतलब फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सच में फेडरल शब्द है ही नहीं। ये तो बाकी चौंकाने वाली बात है। आमतौर पे तो हम भारत को एक फेडरल देश ही मानते हैं ना। हाँ, हम बोलचाल में कह देते हैं, लेकिन संविधान में ये शब्द नहीं है। तो फिर ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे क्या सोच थी? क्यों चुना ये शब्द? देखिए, इसके पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 2 मुख्य कारण बताए थे। अच्छा, पहला कि जो भारतीय संघ है वो अमेरिकी संघ की तरह नहीं है, मतलब राज्य किसी समझौते या एग्रीमेंट के तहत साथ नहीं आए हैं। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं जुड़े। बिल्कुल। और दूसरा कारण जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, 0। कोई अधिकार नहीं। जी, ये यूनियन शब्द जो है ये भारत की एकता और अखंडता पर जोर देता है। इसीलिए वो कहावत है ना, हाँ, कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वाह, ये सूत्रवाक्य तो मतलब पूरी कहानी कह देता है। हाँ, कि देश एक रहेगा, अटूट रहेगा, भले उसके अंदर राज्यों की शक्ल सूरत, उनकी सीमाएं बदलती रहें। बिल्कुल। तो फिर ये बदलाव होता कैसे है? मतलब अगर कोई नया राज्य बनाना हो या किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदलनी हो या शायद नाम भी बदलना हो, ये अधिकार किसके पास है? ये शक्ति, ये पावर पूरी तरह से भारतीय संसद में निहित है। संसद के पास? हाँ जी, संसद के पास। संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर कई चीजें कर सकती है। जैसे किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, और यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है। नाम भी बदल सकती है? हाँ, नाम भी। और क्या इस तरह के बदलाव के लिए, मतलब राज्य की सीमा बदलने या नया राज्य बनाने के लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना पड़ता है, जैसे वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है ना, विशेष बहुमत वाला? नहीं, यहीं पर भारतीय व्यवस्था कई दूसरे देशों से मतलब फेडरल देशों से अलग हो जाती है। अच्छा। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 ये साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, और अनुच्छेद 3 जिसमें ये राज्यों का निर्माण, सीमा या नाम बदलना है, इनके तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा? नहीं। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे बदलावों के लिए संसद में सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी, यानी 50% से ज्यादा? हाँ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। कोई विशेष बहुमत, 2/3 वगैरह की जरूरत नहीं। ये एक सामान्य विधायी प्रक्रिया की तरह है। अरे वाह, ये तो प्रक्रिया को काफी लचीला बना देता है। लेकिन इसमें राज्यों की क्या भूमिका है? क्या उनकी मर्जी पूछी जाती है? और राष्ट्रपति का क्या रोल है इसमें? हाँ, प्रक्रिया में कुछ शर्तें जरूर हैं। ऐसा नहीं है कि बस संसद ने चाहा और कर दिया। अच्छा। पहली शर्त, ऐसा कोई भी बिल मतलब विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ठीक है। दूसरी शर्त, अगर बिल किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर डाल रहा है
तो राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे। किस लिए? उनकी राय जानने के लिए। हाँ, उनकी राय जानने के लिए। और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है कि आपको इतने समय में अपनी राय बतानी है। लेकिन क्या राज्य विधानमंडल जो राय देता है उसे मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए जरूरी है? मान लीजिए कोई राज्य कहे कि नहीं जी, हमें अपनी सीमा नहीं बदलवानी या हमें अपना नाम नहीं बदलवाना। यहीं पर देखिए केंद्र की सर्वोच्चता दिखती है। राज्य विधानमंडल की राय मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है। बाध्यकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे उस राय को स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, भले ही राज्य ने वो राय तय समय सीमा में दी हो या ना दी हो। अच्छा। हाँ, और संसद अपने हिसाब से उस बिल में संशोधन भी कर सकती है और उसे पास कर सकती है। तो मतलब साफ है, राज्यों की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हाँ, या उनका अस्तित्व, उसकी गारंटी भारतीय संविधान नहीं देता। बिल्कुल नहीं। यानी संसद बदल सकती है। हाँ। संसद जब चाहे जैसे चाहे उन्हें बदल सकती है। इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो सैद्धांतिक रूप से तो ये प्रक्रिया केंद्र को काफी ज्यादा शक्ति देती है, पर क्या व्यवहार में मतलब असलियत में केंद्र सरकारें राज्यों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर पाती? राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने होते होंगे? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, संवैधानिक शक्ति एक बात है और व्यवहारिक राजनीति दूसरी। हाँ। हालांकि संवैधानिक रूप से राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिना किसी आम सहमति या बहुत मजबूत कारण के ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा। जाहिर है, ये केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। इस पर काफी राजनीतिक बहस हो सकती है, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जैसा हमने कई राज्यों के पुनर्गठन के समय देखा भी है। हाँ, दिखा है। लेकिन अंततः संवैधानिक शक्ति संसद के पास ही है, वो सुप्रीम है इस मामले में। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये क्या था और इसने भारत के नक्शे को कैसे बदल दिया? उस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे इसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। हाँ, ये आजाद भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क एक्ट। इसने राज्यों की जो पुरानी श्रेणियां थी ना, पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स वाली, उनको खत्म किया। हाँ, वो अंग्रेजों के समय की। हाँ, उनको खत्म करके उनकी जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 और 6। जी, ये अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और इसने भारत के आंतरिक राजनीतिक भूगोल को, मतलब इंटरनल पॉलिटिकल मैप को, काफी हद तक वैसा रूप दिया जैसा हम आज भी देखते हैं। हालांकि बाद में कई और बदलाव हुए, पर ये एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन था। और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? क्या ये पूरी तरह से भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग उठ रही थी उसका नतीजा था? हाँ, भाषा एक बहुत बड़ा कारक थी, इसमें कोई शक नहीं। आज़ादी के बाद से, खासकर दक्षिण भारत से, जैसे तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी, गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग राज्यों की जोरदार मांग कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने भी आज़ादी से पहले अपने अधिवेशनों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का एक तरह से वादा किया था। अच्छा, वादा किया था। लेकिन क्या ये इतना सीधा था? क्या सरकार ने तुरंत मान लिया कि हाँ, भाषा के आधार पर बना देते हैं, या इसमें कुछ हिचक थी? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं था। हिचक थी, काफी हिचक थी। शुरुआत में 1948 में सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, भाषाई प्रांत आयोग। धर आयोग? हाँ, धर आयोग। और फिर उसके बाद एक और समिति बनी, जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। जेवीपी? हाँ, इन दोनों ने ही, धर आयोग और जेवीपी समिति, दोनों ने भाषा को मुख्य आधार बनाने के खिलाफ राय दी थी। क्यों? उनका मानना था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। नए आजाद हुए थे तो राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर थी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन मांगे तो रुक नहीं रही होंगी? बिल्कुल नहीं। भाषाई राज्यों की मांग, खासकर तेलुगु भाषियों की, बहुत तीव्र हो गई। पोट्टी श्री रामुल्लू का नाम शायद आपने सुना हो। हाँ, सुना है, उन्होंने अनशन किया था। जी, 56 दिन का आमरण अनशन, और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आंध्र क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। इतना दबाव बना कि सरकार को झुकना पड़ा। तो अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा।
ये भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य था। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश 1956 के अधिनियम से पहले बन गया था? जी हाँ, अक्टूबर 1953 में। और आंध्र प्रदेश के गठन ने जाहिर है दूसरी भाषाई मांगों को और बल दिया। दबाव और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। तब सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये कौन सा आयोग था? इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली आयोग। हाँ, और इसके अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, पणिक्कर और कुंजरू। ठीक है जी। तो क्या इस फजल अली आयोग ने धारा आयोग और जेवीपी समिति की राय को पूरी तरह पलट दिया? क्या उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषाई आधार होनी चाहिए, एक भाषा एक राज्य? नहीं, ऐसा भी नहीं। फजल अली आयोग ने एक ज्यादा संतुलित, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया। अच्छा। उसने ये तो माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा और संस्कृति की एकता एक महत्वपूर्ण कारक है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो सिर्फ भाषाई नहीं, आयोग ने कहा कि किसी भी पुनर्गठन योजना में 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या थी? पहला, देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता हो। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से वो राज्य व्यवहार्य हो, मतलब चल सके, फीजिबल हो। प्रैक्टिकल बात। हाँ, और चौथा कि हर राज्य के साथ साथ पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजनाओं का सही से नियोजन और संवर्धन हो सके, मतलब डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाए। तो 1956 का जो अधिनियम बना वो इन्हीं सिफारिशों पर आधारित था? मोटे तौर पे हाँ। उसने राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया, लेकिन इन दूसरे कारकों को भी नजरअंदाज नहीं किया। जैसे बम्बई राज्य को तब नहीं बांटा गया, हालांकि मराठी और गुजराती की मांग थी, वो बाद में 1960 में हुआ। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है कि एक संतुलन साधने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। तो 1956 के बाद जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, उसके बाद क्या राज्यों का बनना रुक गया या ये सिलसिला फिर भी जारी रहा? अरे नहीं, ये सिलसिला तो बिल्कुल जारी रहा। जैसा मैंने कहा, भारत का नक्शा एक तरह से हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहा है। अच्छा। 1956 के बाद भी कई नए राज्य बने। कुछ प्रमुख उदाहरण अगर हम कालक्रम से देखें। हाँ, बताइए। 1960 में, जैसा मैंने कहा, बम्बई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बने। ये 15वां राज्य हो गया गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर 1963 में नागालैंड बना, असम से अलग होकर। ये 16वां राज्य। नागालैंड। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। ये भी बड़ा बदलाव था। इसमें से पंजाबी भाषी पंजाब राज्य बना, हिंदी भाषी हरियाणा राज्य बना, ये 17वां राज्य, और उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हाँ, और कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल को गए थे। बिल्कुल, कुछ पहाड़ी इलाके तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। और फिर 1971 में इसी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ये 18वां राज्य बना। हिमाचल 1971। ठीक है। फिर 1972 में 3 और राज्य बने पूर्वोत्तर में। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972। जी। फिर आया सिक्किम का मामला। जी। ये थोड़ा अलग था। हाँ, सिक्किम का क्या था? वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वो प्रोटेक्टोरेट था। 1974 में 35वें संशोधन से उसे पहले एक विशेष सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भारतीय संविधान में एक अनोखी, मतलब यूनिक चीज थी। एसोसिएट स्टेट, ये क्या होता है? इसमें सिक्किम को रक्षा, विदेश मामले, संचार जैसे कुछ विषयों को छोड़कर काफी स्वायत्तता दी गई थी। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं। अच्छा। अगले ही साल 1975 में 36वें संशोधन से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य। तो 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, आगे? फिर 1987 में 3 और राज्य बने, मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां। गोवा वो तो पुर्तगालियों से आजाद हुआ था ना? हाँ, 1961 में आजाद हुआ था। उसके बाद वो दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है। 1987 में 3 मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। और फिर आया साल 2000। एक साथ 3 नए राज्य बने। हाँ, ये तो मुझे याद है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 27वां। इसका नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड हुआ। और बिहार से अलग होकर झारखंड
28वां। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड साल 2000। जी। और फिर सबसे नया राज्य 2014 में बना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तेलंगाना, ये भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना 2014 में, ये 2 जून 2014 से अस्तित्व में आया है ना? हाँ बिल्कुल, 2 जून 2014 से। कमाल है, 14 से शुरू होकर 29 तक पहुंच गए। ये तो काफी लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। तो आज इस समय मतलब अभी भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी तो हमने गिना कि तेलंगाना 29वां राज्य बना था, तो संख्या 29 से 28 कैसे हो गई? और केंद्र शासित प्रदेश 6 से शुरू हुए थे, वो 8 कैसे हो गए? लगता है हाल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हाल के वर्षों में 2 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। क्या? पहला, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। उसे राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से? एक है जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की है, और दूसरा है लद्दाख, जिसकी अपनी विधानसभा नहीं होगी, वो सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होगा। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा? नहीं, और इसी के साथ जो उसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था और उसका अपना अलग संविधान था, वो भी समाप्त हो गया। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। जी, तो इस बदलाव से राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। हाँ। और उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, 6 शुरू में थे प्लस चंडीगढ़, वो बढ़कर 9 हो गई थी। 7 से 9 हो गई। लेकिन आपने कहा अभी 8 हैं। हाँ। क्योंकि इसके बाद एक और बदलाव हुआ। अच्छा। दूसरा बदलाव 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ। वो क्या था? 2 मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों का विलय कर दिया गया। मतलब दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब एक है? हाँ, अब वो एक ही यूटी है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो इससे कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। समझ गया। तो इस तरह अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है आज की ताजा स्थिति। बिल्कुल। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका प्रशासन कौन देखता है? इनका मुखिया कौन होता है? संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा? हाँ, राष्ट्रपति इसके लिए एक प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर? जी। इस प्रशासक का पदनाम अलग-अलग यूटीज में अलग-अलग हो सकता है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन्हें उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहा जाता है। एलजी? हाँ। जबकि चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप में उन्हें प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर कहा जाता है। अच्छा, और ये काम कैसे करते हैं? ये प्रशासक या एलजी राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, न कि राज्य के राज्यपाल की तरह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। इनकी शक्तियां और भूमिकाएं अलग होती हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ये तो हुई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी। लेकिन भारत के नक्शे पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनका प्रशासन थोड़ा अलग है, शायद कुछ खास जरूरतों के लिए। जैसे मैंने सुना है 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया होते हैं। हाँ बिल्कुल। जी, ये क्या है? और क्या इनके घोषित होने से मतलब किसी इलाके को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने से राज्य सरकार की सारी शक्तियां वहां खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्य सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति खत्म हो जाती है। देखिए, 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बड़ी आबादी है। अच्छा, ट्राइबल एरियाज में? हाँ, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल नहीं है। उनके लिए 6ठी अनुसूची है, वो अलग है। ठीक है, 5वीं अनुसूची बाकी राज्यों के लिए। जी, इसका उद्देश्य है जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा करना, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी स्वायत्ता को बनाए रखना। इसमें राज्यपाल को विशेष भूमिका दी जाती है। गवर्नर को वो निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू न हो, या अगर लागू हो तो कुछ बदलावों और अपवादों के साथ लागू हो। अच्छा, गवर्नर के पास पावर है। हाँ, वहाँ एक जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब
ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है, जो राज्यपाल को सलाह देती है। राज्य सरकार का नियंत्रण तो बना रहता है, लेकिन राज्यपाल और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से के पास जनजातीय हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त शक्तियां होती हैं। स्थानीय निकाय भी राज्य के अधीन ही काम करते हैं, तो ये कहना कि सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वो सही नहीं है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है समझना, पूरी शक्ति नहीं जाती। नहीं। अच्छा, एक और विशेष क्षेत्र जिसकी चर्चा अक्सर होती है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, दिल्ली के आसपास का जो बड़ा सा इलाका है। इसमें कौन कौन से राज्य और जिले आते हैं? क्या इसमें हरियाणा का अंबाला शामिल है? कई बार कंफ्यूजन होता है। हाँ, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, ये राजधानी दिल्ली के विकास और उससे जुड़े मुद्दों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन वगैरह के बेहतर प्रबंधन के लिए बनाया गया एक अंतर्राज्यीय क्षेत्र है, प्लानिंग रीजन है। तो इसमें क्या क्या आता है? मुताबिक इसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। 14 काफी है? हाँ, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, झज्जर, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, जींद, चरखी दादरी। पूरी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। और राजस्थान? राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। तो ये काफी बड़ा क्षेत्र हो गया। और आपका सवाल था अंबाला का। हाँ। अंबाला एनसीआर में है या नहीं? नहीं, हरियाणा का अंबाला जिला एनसीआर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ। तो आज हमने भारतीय संविधान के तहत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के कई बहुत अहम पहलुओं को छुआ। जी हाँ। हमने देखा कि कैसे भारत को एक अविनाशी संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, भले ही उसके राज्य विनाशी हों। हमने समझा कि संसद कैसे साधारण बहुमत से ही राज्यों को बना सकती है, बिगाड़ सकती है या बदल सकती है, और इसमें राज्यों की सहमति की भूमिका कितनी सीमित है। हाँ, संवैधानिक रूप से। फिर हमने 1956 के ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम को देखा, उसके पीछे की भाषाई और दूसरी वजहों को समझा, और फजल अली आयोग के संतुलित नजरिए को भी जाना। जी। और हमने भारत के आंतरिक नक्शे के निरंतर विकास की कहानी भी देखी, 1950 के दशक से लेकर 2020 तक के ताजा बदलावों तक। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब जानना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये पूरा ढांचा समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की जो अनोखी शासन प्रणाली है उसकी एक तरह से कुंजी है, चाबी है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए भी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो भाषाई सांस्कृतिक पहचान है, उसको भी जगह देने की कोशिश की है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। हाँ, एक बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल, ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को भी दिखाता है, या कई बार असंतुलन को भी, जैसा हमने राज्यों की सीमाओं के मामले में देखा, जहां केंद्र काफी शक्तिशाली है। हाँ। और ये हमें भारत में जो प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं, उनके पीछे का संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म समझने में मदद करता है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, ये लोगों के जीवन, उनकी पहचान और देश के विकास से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हमने चर्चा की, ये प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से जितनी सरल दिखती है, साधारण बहुमत वाली, व्यवहारिक रूप से उतनी जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सीधे तौर पर शायद स्रोतों में ना हो, पर हमारी आज की बातचीत से ही उभरता है। जरूर। सवाल ये है कि दुनिया की कई दूसरी संघीय व्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय संसद को राज्यों की सीमाओं और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को बदलने की इतनी आसान शक्ति, सिर्फ साधारण बहुमत से क्यों दी गई है? ये भारतीय संघवाद की व्यावहारिक प्रकृति, उसकी प्रैक्टिकल नेचर और केंद्र राज्य संबंधों की जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताता है, जो शायद संविधान के लिखे हुए शब्दों से भी ज्यादा गहरा है। सोचने वाला प्रश्न है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।